साथियों, प्राचीन मिस्र की सभ्यता तो वक्त के साथ धीरे धीरे खत्म होती गई, लेकिन वह न जाने कितने ही राज मिस्र की धरती में छोड़ गई है। प्राचीन मिस्र की सभ्यता काफी एडवांस्ड और अमीर हुआ करती थी। आपने प्राचीन मिस्र के फेरो के बारे में कहीं न कहीं तो जरूर सुना होगा, लेकिन उन्हीं में से एक सबसे यंग फेरो टूटनखामन की आज की इस वीडियो में हम उनके कब्र के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। लोग मानते हैं कि प्राचीन मिस्र वासी कुत्ते भी पालते थे, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान यह पता चला कि प्राचीन मिस्र वासी कुत्तों को नहीं बल्कि बिल्ली को पालते थे। बिल्लियों को प्राचीन मिस्र वासी काफी ज्यादा पसंद करते थे। वे कुत्तों से ज्यादा बिल्लियों को महत्व देते थे। इतना ही नहीं, बिल्ली के मर जाने पर उनके बीच मातम सा छा जाया करता था। यहाँ तक कि मिस्र के किसी फेरो के मर जाने का भी उतना गम नहीं होता था जितना कि एक बिल्ली के मर जाने पर होता था। प्राचीन मिस्र सभ्यता में बिल्लियां उनके भगवान का ओहदा रखती थी और हर एक घर में बिल्लियां जरूर पाली जाती थी। इतना समझ लीजिए कि ऐसा करना सभी के लिए कंपलसरी था, या फिर यूं कहे कि उनकी परंपरा थी। इसके अलावा अगर किसी परिवार में बिल्ली की मौत हो जाती है तो परिवार के लोग अपना शोक प्रकट करते हैं और उसके सम्मान में अपनी आईब्रो भी कटवा लेते हैं। साथियों, प्राचीन मिस्र वासियों के अनुसार बिल्ली सूर्य देवता की लड़की हुआ करती थी, जिसे मिस्र में देवी बेस्टिट के नाम से जाना जाता है। प्राचीन मिस्र की सभ्यता काफी एडवांस्ड सभ्यता थी, जो अपने समय से काफी आगे सोचती थी, जिसका जीता जागता उदाहरण है पिरामिड्स, जिसे प्राचीन मिस्र वासियों द्वारा बनाया गया था। आपको बता दें कि मिस्र में अभी तक करीब 120 पिरामिड को खोजा जा चुका है, जिसमें से ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा काफी ज्यादा फेमस है और जिसे आप भी जानते होंगे। यह फेरो खुफू की कब्र है। आज से करीब 4500 साल पहले जब मिस्र के राजा मर जाया करते थे तो उन्हें दफनाने के लिए पिरामिड का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि पिरामिड बनाकर उन्हें दफन कर दिया जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजा के मरने के बाद पिरामिड में एक सीक्रेट चैम्बर बनाया जाता था और उस चैम्बर को सजाया जाता था, जिसमें एक ताबूत के अंदर राजा को रखा जाता था। इतना ही नहीं, राजा के साथ उसका सारा खजाना भी राजा के साथ ही सजा कर रख दिया जाता था। प्राचीन मिस्र वासियों का मानना था आफ्टर लाइफ में यह सारा खजाना उनके काम आता है, इसीलिए वह खजाने को भी साथ में दफन कर देते थे। हालांकि इतने बड़े बड़े पिरामिड बनाने में काफी समय भी लगता था और मेहनत भी लगता था, लेकिन अपने परंपरा को जिंदा रखने के लिए उन्हें ऐसा करना ही पड़ता था। वैसे एक्सपर्ट्स और रिसर्चर का मानना है कि समय के साथ साथ पिरामिड बनाने का यह प्राचीन परंपरा तो समाप्त हो गई, लेकिन राजाओं को दफनाने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। दरअसल जब पिरामिड बनाने बंद कर दिए गए तो राजाओं को दफनाने के लिए लाइमस्टोन के इन पहाड़ों को चुना गया और यही वजह है कि इन इलाकों को वैली ऑफ द किंग्स कहा जाता है। आपको बता दें कि पिछले करीब 200 सालों से अरब के इस सूखे और बंजर रेगिस्तान में खुदाई का काम जारी है। हैरानी की बात तो ये है कि फेरो मरने से पहले ही अपने कब्रों को बनवा लेते थे, ताकि उनके मरने के बाद फौरन ही उनके बॉडी को कब्र में दफना कर चेम्बर के मुंह को तुरंत बंद कर दिया जा सके। शायद उन्हें इस बात की परवाह थी कि अगर कब्र उनके मरने के बाद बनाया जाएगा वह सही नहीं होगा, या फिर उन्हें कब्र में ही नहीं दफनाया जाएगा। वैली ऑफ द किंग्स कही जाने वाली इस जगह पर फेरो के साथ साथ उनके कीमती खजाने भी दफनाए जाते थे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पिरामिड में दफनाए जाते थे। खैर, ये बात लुटेरों को भली भांति पता थी कि फिरौन के उनके बेशकीमती खजाने भी छुपाए गए हैं, इसीलिए लुटेरों ने यहाँ चप्पे चप्पे को खोदकर कब्र में रखे खजाने को लूट लिया। वे खजाने को लूट कर चले जाते थे और कब्र में पड़ी मम्मी को वैसा का वैसा ही छोड़ देते थे। इससे ये साफ जाहिर होता है कि उनका मकसद केवल खजाना लूटना था और कुछ नहीं। मिस्र का इतिहास जितना खजानों और रईसी से भरा है, उतना ही मिस्र का साम्राज्य मनहूसियत से भरा है। इसका कहने का मतलब ये है कि मिस्र फिरौन काफी कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह देते थे। मिस्र के बहुत ही कम फेरो ऐसे थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को जिया था। उनके मौत का बुलावा समय से पहले ही आ जाता था, इसीलिए उनकी अगली पीढ़ी को फेरो की राजगद्दी को बेहद ही कम उम्र में ही संभालना पड़ता था। और जब बात आती है प्राचीन मिस्र के सबसे बदनसीब फेरो की, तो सबसे पहले नंबर आता है फेरो टूटनखामन का। जी हाँ दोस्तों, टूटनखामन प्राचीन मिस्र का एक ऐसा ही फेरो था जो बेहद कम उम्र में ही फेरो की राजगद्दी पर बैठ गया था।
और कम उम्र में ही दुनिया को अलविदा भी कह दिया था। दरअसल उनके पिता फेरो अखेंटन की जल्दी मृत्यु के बाद बेहद कम उम्र में ही उसे राजगद्दी संभालनी पड़ी थी। हालांकि उसकी मृत्यु कब हुई यह ना तो इतिहास में दर्ज है और ना ही आर्कियोलॉजिस्ट को इसके बारे में कोई जानकारी हाथ लगी है। टूटनखामन ने अपने पिता के बाद मिस्र का शासन अपने हाथों में लिया और अपनी ही बहन से उसने शादी भी किया, क्योंकि उसे और किसी पर भरोसा नहीं था। लेकिन इतना एहतियात बरतने के बावजूद भी उसकी मृत्यु हो गई। वैसे दोस्तों आज भले ही ये काफी चर्चे में है, लेकिन उससे ज्यादा चर्चे में तो उसकी कब्र है। साल 1922 से पहले ही मिस्र के बीचों बीच रिसर्चर्स को किसी बेशकीमती चीज की तलाश थी, लेकिन उन्हें उस रेगिस्तान में ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था जो उनकी किस्मत को बदल सके। करीब 1 साल से चल रही इस खोज में इन्वेस्टर्स ने अपना सारा पैसा झोंक दिया था, बस इस उम्मीद में कि यहाँ पर कोई ऐसा खजाना मिलेगा जो उनकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था और हेड रिसर्चर हार्वर्ड कार्टर को यह आदेश दिया गया कि आपके पास सिर्फ 1 महीना है और अगर इस 1 महीने में कुछ नहीं मिला तो सब कुछ बंद करके वापस लौट आना। सभी लोग काफी मायूस थे, लेकिन 5 नवंबर साल 1922 की रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल खुदाई के दौरान उन्हें जमीन के नीचे एक कमरा मिला और उस रेगिस्तान के नीचे मिले कमरे में जब रिसर्चर्स ने जाकर देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अपनी आंखों के सामने मानो सोने की लंका देख ली हो, क्योंकि उस कमरे की दीवार की नक्काशी से लेकर दरवाजा तक सब कुछ सोने से बना हुआ था। इससे पहले इस तरह का नजारा कभी नहीं देखा गया था। उस कमरे में हर एक चीज सोने की थी, उसमें ज्वेलरी से लेकर सोने की मूर्तियां तक थी। इसके अलावा कमरे के एक कोने में एक ताबूत मिला जिस पर मिस्र के देवता ओसाइरिस का चित्र बना हुआ था। उस ताबूत को जब खोला गया तो उसमें इतिहास का सबसे क्रांतिकारी खोज निकला। वह था फेरो टूटनखामन का कब्र। ऐसा कहा जाता है कि सभी खजानों में छोड़कर सिर्फ टूटनखामन की कॉफिन कवर ही 90 किलोग्राम प्योर गोल्ड से बना हुआ था। रिसर्चर हार्वर्ड कार्टर की यह खोज पूरी दुनिया में एक क्रांतिकारी खोज के रूप में सबके सामने आई और सभी आर्कियोलॉजिस्ट इस खबर को सुनने के बाद अपना सर पकड़ लिए थे, क्योंकि वैली ऑफ किंग्स में यह आखिरी मकबरा था जो लुटेरों से बचा हुआ था। हजारों साल पहले प्राचीन मिस्र में राजाओं के मरने के बाद उनके शरीर को ममिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। इसमें बॉडी को एक केमिकल के जरिए प्रिजर्व करके एक ताबूत में रख दिया जाता था। उसके बाद उस ताबूत को किसी एक बड़े से चेम्बर में रख दिया जाता था और उस ताबूत के साथ फेरो के खजाने को भी रखा जाता था। उसकी दीवारों पर बारीकी से चित्रकारी भी की जाती थी। इतना ही नहीं, सिक्योरिटी के लिए चेम्बर में रखे ताबूत को बड़े बड़े ग्रेनाइट पत्थरों से ढक दिया जाता था और फिर चेम्बर के एंट्रेंस को लाइमस्टोन के पत्थरों से बंद कर दिया जाता था। वैली ऑफ किंग्स में छिपे इस कमरे पर लुटेरों की नजर कैसे नहीं पड़ी, यह बात रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट को परेशान करता रहा और उनके सामने नए नए सवाल भी खड़ा करता रहा है। समय गुजरता गया और उस रहस्य को उजागर करने वाले रिसर्चर हार्वर्ड कार्टर की साल 1939 के दौरान मृत्यु भी हो गई और करीब 2 साल के लिए खुदाई को बंद कर दिया गया। समय पूरा होने के बाद इस जगह पर कई रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट इंटरेस्ट दिखाने लगे। हेड रिसर्चर आलिया इस्माइल ने अपने टीम के साथ कई एडवांस्ड इक्विपमेंट लेकर आई और वैली ऑफ किंग्स को स्कैन करना शुरू कर दिया। स्कैनिंग से पता चला कि हर एक कब्र की अपनी एक अलग टनल बनाई जाती थी जिसे ऊपर से बंद कर दिया जाता था। इतना ही नहीं, दीवारों पर की गई चित्रकारी की जब जांच की गई तो पता चला कि ये चित्रकारी फेरो के दफनाने के बाद की जाती थी। अब सभी राज धीरे धीरे सामने आने लगे थे और यह भी पता चला कि टूटनखामन की मौत 19 साल की उम्र में हुई थी। ड्रोन कैमरों से यह पता चला कि टूटनखामन की टॉम्ब की एंट्रेंस पहले इस तरह बंद नहीं हुआ करती थी जैसे हार्वर्ड कार्टर ने इसे खोजा था, क्योंकि पत्थरों का इतना ज्यादा मलबा किंग्स वैली में किसी और चेम्बर पर मौजूद नहीं था जितना कि टॉम्ब पर मौजूद था।
जिस वजह से लुटेरे टूटनखामन की कब्र को कभी ढूंढ ही नहीं पाए। अब सवाल उठता है कि आखिर पत्थरों का इतना सारा मलबा उसके कब्र के एंट्रेंस पर कैसे इकट्ठा हुआ? तो इसका जवाब काफी सिंपल है। रिसर्चर्स ने बताया कि इस पहाड़ी से कभी पानी होकर गुजरता था, जो बारिश का पानी था। लाइमस्टोन से बना यह पहाड़ कमजोर होने के कारण पानी के प्रेशर को सह नहीं पाया और टूटता गया। पानी के बहाव से यह पत्थर टॉम के एंट्रेंस पर धीरे धीरे जाकर जमा होने लगा और ऐसा लगातार होने की वजह से टॉम का एंट्रेंस पूरी तरह से दब गया और किसी को शक भी नहीं हुआ कि इसके नीचे बेशकीमती खजानों से भरा हुआ कोई कमरा भी है। सोचने वाली बात है कि सालों पहले प्राचीन मिस्र वासियों के पास इतना सारा सोना कहां से आया और वे किस तरह पहाड़ों के बीच 27 फीट गड्ढा करके कब्रों को बनाते थे। सबसे पहले वे फैरो के टॉम को पत्थरों से ढकते थे, उसके बाद उनके खजानों को और फिर चेम्बर के एंट्रेंस को पत्थरों से लॉक कर देते थे। वाकई में यह प्रक्रिया काफी लंबा और मेहनत लेने वाला था। तो साथियों, आज की ये वीडियो यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।